महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का जनादेश आ गया है। सबसे बड़ी जीत, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये है सवाल, क्योंकि महायुति के जो घटक दल हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन हम आपको सीधे ले चलेंगे नागपुर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो महाराष्ट्र में सड़कों पर पोस्टर लगने लगे हैं देवेंद्र फडणवीस के को मुख्यमंत्री बताते हुए। वहां जहां पर आप मौजूद हैं, जो देवेंद्र फडणवीस का इलाका गढ़ माना जाता है, वहां से क्या हलचल आप दिखा सकते हैं इस वक्त? देखिए, अभी हम देवेंद्र फडणवीस का जो मुंबई में सरकारी आवास है सागर बंगला, वहाँ मौजूद है और उनके बंगले के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ उत्साहित कार्यकर्ता है, उन्होंने गुलाल खेला है, मिठाई बांटी है, ढोल नगाड़े बजाए हैं और ये सभी कार्यकर्ता जो है वो मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और ऐसे में थोड़ी देर पहले यहाँ सभी कार्यकर्ता जो है मार्च कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि उत्साहित कार्यकर्ता है, सबके हाथ में ऐसे पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स पे क्या लिखा है? पोस्टर पे देवा भाव देवा भाव देवा भाव, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है और देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा है। और ये सभी कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो ये जीत के शिल्पकार है, उनकी मेहनत और उनका त्याग और तपस्या का आज पूर्ण फल हमें मिला है। और आज महाराष्ट्र के तमाम युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। क्या भूमिका देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में? सॉरी, सरकार में अब क्या भूमिका देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की? करता कि यही आशा है कि देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बने। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह मुंबई में सड़कों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाले पोस्टर भी लगने लगे हैं। लेकिन कुछ दिलचस्प एनालिसिस इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठाकरे परिवार की विरासत की सियासत जो है वो कैसा असर डालती नजर आ रही है, ये देखिए। आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे चल रहे हैं। बाल ठाकरे के पोते, उद्धव ठाकरे के बेटे, और एमएनएस के अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, वो माहिम से पीछे हो गए हैं। तो जरा विरासत की सियासत का भी जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि ये इसकी चर्चा जोरों पर रही। पवार परिवार की विरासत की सियासत का एक नमूना देखिए। अजीत पवार बारामती से आगे चल रहे हैं और इन्होंने अपना दमखम साबित कर दिया है शरद पवार से अलग होने के बाद। और ये देखिए, रोहित पवार करजत जामखेड़ से ये भी आगे चल रहे हैं, शरद पवार के पोते। और जाहिर है बारामती से युगेंद्र पवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि चाचा भतीजे की इस जंग में चाचा ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। अब झारखंड का जरा रुख करते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन की विरासत की सियासत, ये देखिए। हेमंत सोरेन आगे दबदबा साबित कर दिया है। झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बरहेट से आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन, हालांकि जिनका बड़ा रोल माना जा रहा है इस जीत में, जेएमएम की इस जीत के पीछे बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन, फिलहाल गांडे से अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। शिबू सोरेन की बहू बसंत सोरेन, बेटे शिबू सोरेन के, ये भी दुमका से पीछे चल रहे हैं। और सीता सोरेन, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो भी पीछे चल रही हैं शिबू सोरेन की बहू। तो ये विरासत की सियासत का जो एक आंकड़ा है वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको बताते हैं पार्टी विभाजन का नतीजा क्या हुआ, क्योंकि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, इस पर भी लोग नजरें गड़ाए बैठे थे। शिवसेना शिंदे ने, यानी जो शिवसेना है, उसने 81 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 54 सीटें। स्ट्राइक रेट देखिए क्या शानदार रहा है, 66.7% का। यानी एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में उनका दबदबा है। और असली शिवसेना कौन सी है, यह भी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का जो आंकड़ा था वो यहां से चला गया। बहरहाल जल्दी से अब हम रुख करते हैं पवार फैक्टर कितना काम किया। अजीत पवार ने अलग राह चुनी शरद पवार से अलग जाकर, और उन्होंने भी यह साबित कर दिया कि असली एनसीपी
अजीत पवार वाली एनसीपी है, 59 सीटों पर कैंडिडेट, 38 सीटों पर जीत। स्ट्राइक रेट देखिए 64.4% का, यानी एक बड़ा मैसेज भी कहीं ना कहीं ये जनादेश दे रहा है। पार्था जरा हमारे साथ आए, हमारे डेटा मुशाए वो हमारे साथ आएंगे। और पार्था, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बस ये जानना चाह रहा था, देखिए बहुत ही क्लियर मैंडेट है एकदम। मतलब कहीं कुछ भी फ्रैक्चर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जो लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे थे, खरीद फरोख्त, ये सब का कोई स्कोप ही नहीं बचा। कोई स्कोप। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, अब महाराष्ट्र आपने खोल दिया, महाराष्ट्र में ऐसी कितनी सीटें थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट टक्कर थी, और वहां पर क्या हुआ? देखिए टोटल 75 सीट्स था। अगर मैं आपको दिखाऊं 75 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट था। और ये Okay. देखिए, ये मैप से दिखाएंगे। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बीदर में कांग्रेस रेजिस्टेंस दिया, बाकी पूरा साफ। ओहो, ठीक है, ये जो ब्लू से हमें नजर आ रहा है ये कांग्रेस, ये कांग्रेस है। विदर्भ में वो भी फाइट देती हुई फाइट। कांग्रेस नजर आ आप देखिए ओवरऑल सीट टैली में देख लेंगे तो देखिए जो आपका 75 में 59 में बीजेपी आगे, कांग्रेस से 13 में आगे, और आदर्श आप देखेंगे एमआईएम एसडीपीपी ये लोग 2 और 1 सीट में आ गए। ये एक बहुत बड़ा यहां से टेक अवे पॉइंट हमें नजर आ रहा है। बीजेपी 59 सीटों पर, कांग्रेस 13 सीटों पर। हाँ। और ये वो 75 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्ट फाइट थी। और ये देखिए, नतीजा आपके सामने। जस्ट 6 महीना पहले ये सेम 75 सीटों कैसे वोटिंग किया। इसमें बीजेपी 25 में आ गया था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस 30 में आ गया था। ठीक है, अब देखो उद्धव यहां ठाकरे पर पल्ला भारी था कांग्रेस का। कांग्रेस लोकसभा से विधानसभा में तस्वीर बिल्कुल बदल गई, एकदम बदल गई। अभी देखिए कांग्रेस बीजेपी देख लिया तो मुझे लग रहा है एनसीपी का दोनों गठ का डायरेक्ट फाइट का हमको देखना चाहिए उसका क्या सिचुएशन है। मतलब चाचा वर्सेस भतीजा। यस, ठीक है। तो अगर मैप व्यू में मैं चला जाऊं, टोटल 37 सीट्स है जहां पर एनसीपी शरद पवार वर्सेस एनसीपी का फाइट हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो वायलेट कलर आपको दिख रहा है ये क्या है? अजीत पवार। ठीक है, तो एक्चुअली आप गिन सकता है आप शरद पवार, ये जो हरे से छींटे नजर आ रहे हैं ये शरद पवार, ये शरद पवार, तो आप गिन सकता है। आप समझ लीजिए सीट टैली में आप देख लीजिए 28 में क्या है? अजीत पवार आ गए, अजीत पवार आगे और शरद पवार 7 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 1/4। दादा ये हो क्या गया? मतलब नहीं, किसने नहीं। सोचा था कि महाराष्ट्र की सियासत के इतने बड़े छत्रप माने जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले 7 सीटों पर सिमट जाएंगे भतीजे की बगावत के बाद? हाँ, आप देख लेंगे लास्ट वाला, आई थिंक उद्धव ठाकरे वर्सेस आपका सिंधे। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने कितना सीट फेस टू फेस लड़ा था? 51 सीट्स। ओके, जहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फाइट हुआ था। ठीक है, इस 51 में यानी ये उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे। अब देखेंगे ये जो पिंक कलर है ये उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, और ये जो ब्राउन कलर है तो आप देखेंगे ये जो कोस्टल बेल्ट में देखिए एक सीट छोड़कर बाकी सब साफ हो गया। राइट, ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र में पूरा खत्म हो गया। ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये मराठवाड़ा और बीदर में थोड़ा सा ये सीट आया, तो टोटल 51 सीट्स आमने सामने लड़ाई है। अभी देख लेंगे सीट टैली में क्या है। सीट टैली में देखिए 36 में एकनाथ शिंदे आगे है और सिर्फ 14 में उद्धव ठाकरे आगे है। ठीक है, और आप देखेंगे लोकसभा का अगर सीनियर देखेंगे ये जरा देखिए आप, 36 और 14, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यह साबित कर दिया है कहीं ना कहीं। इस जनादेश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र के वोटर्स ने माना। ये जस्ट और एक सेकंड में लूंगा। आप देखेंगे ये जो एरिया है इसमें लोकसभा इलेक्शंस में आप देखेंगे 24 में इंडिया आ गया था और 26 में एमपी आ गया था। यहां पल्ला भारी था, लोकसभा इलेक्शन में पल्ला भारी था, और इसीलिए हौसले बड़े बुलंद नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे के, कांग्रेस के, शरद पवार साहब के। लेकिन हालत जो हुई है वो तो बता रही है कि हालत 26 से 15 में आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे जो होते हैं स्ट्राइक रेट उनका 80% का करीब आ रहा है। ठीक है, अब अभी 288 में अगर 220 सीट आप जीत रहा है तो स्ट्राइक रेट आपका क्लोज टू 80% है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। यानी झारखंड में जो एक तरह की लहर यूपीए या आप कह लें इंडिया गठबंधन के लिए नजर आ रही है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में देखें तो पासा पलट जाता है और महायुति की बम बम हो गई है इन चुनावों में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले अभी जाएंगे हम अपने संवाददाता रजनीश के पास, जो कि सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर मौजूद है। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर क्या माहौल है रजनीश, जरा बताइए। आज तो बहुत जमकर वहां पर लोग खुश होंगे।
बिल्कुल, देखिए सीएम एकनाथ शिंदे के घर के भीतर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं। लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था और इतना ज़्यादा जश्न मनाया गया कि अब ये लोग थोड़ा थक गए हैं। ये जो ढोल नगाड़े वाले लोग हैं ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सीएम एकनाथ शिंदे बाहर आए थे, तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिले और उसके बाद काफ़ी देर तक बाहर रहने के बाद वो भीतर गए हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन पूरा हुजूम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। रंगोली बनाई जा रही है, पूरा जो प्रीमाइस है, जो परिसर है, उसको सजाया जा रहा है। तो ये तमाम जो कलर्स हैं, जो जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद जो तस्वीरें हो सकती है, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे इस जीत के बारे में बात करते हैं। बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? नहीं, हमें तो पूरा भरोसा था कि माहिती की पूरी सरकार आएगी, क्योंकि सीएम साहब ने इतना काम किया है। लेक लाड़की, मुख्यमंत्री लाड़की योजना इतने फेमस हो गई है कि हमें आने वाले पल में हमें पता था इतने बड़े मार्जिन से आएगी। लाड़की योजना की बात तमाम लोग कर रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अनिल यादव, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने वाकई बम्पर सीटें हासिल की हैं और इस वक्त हम अगर टैली देख रहे हैं तो लगभग बीजेपी से दुगनी सीटें हासिल करता हुआ आपका गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में क्या हो गया, इतनी करारी हार? देखिए समीर भाई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हार और जीत जो है ये एक पहलू है। और जैसे कि आपने कहा कि झारखंड में हम लोग जीते हैं, तो महाराष्ट्र में हार भी हुई है। और निश्चित तौर पर जब हम हारते हैं तो हमें और चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। हमें लगता है अपनी जो कमियां हैं उनको देखने का मौका मिलता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कुछ कमियां तो रही हैं, जिसकी वजह से अनिल देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कहीं मैं नहीं काट रहा आपकी बात को। लेकिन महाराष्ट्र में हार नहीं है। महाराष्ट्र में आप लोग बिल्कुल एकदम कहीं लड़ाई में दिखे ही नहीं है, ये अंतर है। अगर आप झारखंड की तुलना करें तो झारखंड में बीजेपी अभी भी आया, बीजेपी का गठबंधन उतना कम खराब स्ट्राइक रेट नहीं है। आपका तो 10, 15, 20 तक स्ट्राइक रेट आ गया है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हार जीत चली रहती है, इस हार का कोई तो कारण होगा। नहीं गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसी बात की बात कर रहा हूं कि हमें यह तो चिंतन करना पड़ेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय महासचिव पैसा लेके बैठे रहते हैं और लिटरली वीडियो में आया, आपके जैसे चैनलों ने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी कटेंगे करके नेगेटिव कैंपेन चलाती है, भाई से भाई को लड़ाने की बात करती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और एक तरफ हम थे जो लगातार भाई धारावी के गरीब लोगों के लिए लड़ रहे थे, वहां के आवाम के लिए लड़ रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, महिलाओं को सम्मान देने की बात। लेकिन फिर भी जनादेश जो है अनिल, वो पूरी तरह से महायुति के पक्ष में गया है। संजय राउत सामने आते हैं, अनिल जी सुनिए जरा, संजय राउत सामने आते हैं, वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या यही लाइन आप लोगों की भी है कि कुछ तो गड़बड़ है? मतलब अगर हमारी बुरी तरह से हार हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ये तो जनादेश हो ही नहीं सकता। जनादेश को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जो फैसला जनता का है वो तो हमारे सराखों पर है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हमें हमारी अनुरूप रिजल्ट नहीं मिले हैं तो निश्चित रूप से हमें तो चिंतन करना पड़ेगा ना। अब वो गड़बड़ किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, किसके साथ हुई है, वो भी देखना पड़ेगा। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ना कि अजीत पवार जी ने खुद कहा था कि भाई पिछली सरकार अडानी ने बैठ के गिराई है। रामकृपाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, आपकी बात सही है कि हम लड़ाई में कहीं नहीं थे, लेकिन जब विनोद तावड़े जी पैसे बांटते हुए देखे गए चैनलों पर जब क्लिप देखी गई इसकी, उसके बावजूद वो जीत जाते हैं। हमने गरीबों की आवाज उठाई, हमने बेरोजगारों की आवाज उठाई, हमने जॉब्स की बात की, विकास की बात की, फिर भी हम हार जाते हैं। तो हम देखेंगे, तो आपको उनकी बात कैसी लगती है? नहीं, अनिल भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी सौम्य भी हैं, लेकिन मेरा केवल यही निवेदन है कि दूसरों की बुराइयां ढूंढने में अगर आप अपनी ऊर्जा ख़त्म करेंगे तो आप अपनी पार्टी की तरफ कब ध्यान देंगे? अनिल भाई उत्तर प्रदेश के ही हैं। 1990 से आज की तारीख तक यानी 34 साल हो गए, कांग्रेस वहाँ पे नहीं सत्ता में आई। देखना ये चाहिए कि आप ठीक है, अडानी के खिलाफ आप उठाइए, किसी को करिए, योगी जी का कपड़ा देखिए, मोदी का सूट देखिए, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी का संगठन तो खड़ा कीजिए। आप कहीं भी संगठन नहीं खड़ा करेंगे
और न तो कोई नैरेटिव गढ़ेंगे। आप जैसा राजेश भाई कह रहे थे, रिएक्टिव पॉलिटिक्स वाला जो होता है ना, जो खुद नैरेटिव नहीं करता, एक्ट नहीं करता कि वो रिएक्ट करता है, वो आप जान लीजिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी की आज ये हालत हो गई है। मुझे खुद तरस आ रहा है कि जहाँ पे आप जितनी सीटें आपको मिली हैं 18% आपका स्ट्राइक रेट है। सोच लीजिए वो राजेश जी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 सीटें महाराष्ट्र के अंदर ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट थी। आप आंकड़े उठाकर देखिए, 55 से 57 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी यानी महायुति के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? जबकि अनिल ये कहते हैं कि भाई हमने बड़ी पॉजिटिव कैंपेनिंग की, उधर से नेगेटिव कैंपेनिंग हो रही थी। और आलम ये है राजेश जी, इसमें एक आंकड़ा और जोड़ लीजिए। एक जवाब दे दीजिए। आलम ये है कि महायुति में शिवसेना शिंदे को जितनी सीटें अकेले ले आई है, उतना महाविकास आघाड़ी मिला के नहीं ला पा रही है। राजेश जी, शरद पवार ये अपने जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस तो वाकई डाउन इन द डम्प्स एकदम हो ही गई है। शरद पवार जिनको स्टॉलवर्ट माना जाता था भारतीय पॉलिटिक्स का, वो कहाँ बचे हुए हैं? अभी 3 साल उनके राज्यसभा के बचे हुए हैं और उनकी पॉलिटिक्स लगभग दरहम बरहम खत्म हो चुकी है। तो राज्यसभा की सीट भी नहीं बन रही, राज्यसभा की सीट भी नहीं बनेगी इसमें। तो क्या हुआ? तो इस पर जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि शिवसेना एनसीपी को भी ये करना पड़ेगा कि शरद पवार का उनके अपने इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में उनका कोई असर ही नहीं बचा है। तो कुछ तो हुआ है इसमें। सिर्फ देखिए, जो ये संजय राउत जो कह रहे हैं, मैं वैसा कुछ तो हुआ नहीं कह रहा हूँ। मैं वैसा कुछ वैसा ही सब बयान लगा आपने कहा, तो मैं एक बार को चौंक गया कि आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है संजय राउत कहकर चले। आपने कहा कुछ तो हुआ है। वो पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, पत्रकार का काम है, जो सामने है आपके तथ्य हैं उनको विश्लेषित कीजिए। कुछ तो हुआ है का मतलब ये है कि कहीं बहुत मेजर गड़बड़ी ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कुछ तो हुआ है में रही है। संजय राउत का कुछ तो हुआ है, आपका कुछ तो हुआ है, ये अलग है। इस डिस्क्लेमर के साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान है, उनके पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश जी, बधाई हो पहले, बहुत बढ़िया जीत हासिल हो रही है आपको महाराष्ट्र में। हालांकि बगल का राज्य जहां का आपका है, जहां से आप आते हैं, वहां बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए आपके लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ है जरा बता दीजिए। राजेश जी कह रहे हैं कुछ तो हुआ है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। बिहार के भी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और बिहार में 4 में से 4 में एनडीए जो है वो विजयी हुई है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के साथ साथ यदि आप झारखंड का जिक्र करेंगे तो मैं आपको बिहार का याद दिलाऊंगा। झारखंड में निश्चित रूप से क्या विषय है, क्या संवेदनशीलता है, हम लोग उस पर बैठेंगे और अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र का दिन है और महाराष्ट्र के इतिहास में इतना बड़ा लैंडस्लाइड, इतना बड़ा मैंडेट हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के बाद आज जो हुआ है, इसके निश्चित रूप से बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिक्स देश में इमर्ज होगी। जी गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर। महाराष्ट्र में हमने देखा लाडकी बहन योजना जो है उसका बड़ा असर चुनाव के परिणामों में, नतीजों में, जनादेश में नजर आ रहा है। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर मैया योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्या ये एक तल्ख सवाल उठता है यहां पर कि फ्री बीज की पॉलिटिक्स को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं आने वाले वक्त में देश के लिए घातक साबित ना हो? हर पॉलिटिकल पार्टी यही वादे करने लगेगी और इसी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं होगी क्या? नहीं, देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स और फ्रीबीज की बात है, आपको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासन को एक बार समग्रता से देखना चाहिए। आप मैया योजना की बात करें, आप लाडकी बहन की बात करें, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि संतुलन बना रहे। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में, वो चाहे जनधन, आधार और मुद्रा की बात हो या फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो, फिस्कल डेफिसिट जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है आपके वित्तीय अनुशासन को नापने का, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमेशा नियमित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक तरफ लाडकी बहन हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रोन दीदी का योजना हो, प्रधानमंत्री सोलर योजना हो, 1 करोड़ घरों में। मैं तो ये पूछ रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान, ये सारी योजनाएं जो आप महाराष्ट्र के लिए गिना रहे हैं, झारखंड में भी तो केंद्र सरकार की योजनाओं का असर होना चाहिए। झारखंड में भी तो आपके इन तमाम विकास कार्यों का असर होना चाहिए। शांतनु, आप ही से पूछ लेता हूं, विकास की बात कर रहे हो गुरु प्रकाश पासवान, हो सकता है उनको ज्यादा मालूम हो और वो जो बोल रहे हैं वो सच हो, लेकिन फिर जो बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव अगर महाराष्ट्र में चलता है तो फिर घुसपैठिए वाला नैरेटिव झारखंड में क्यों नहीं चलता? देखिए, पहले तो हर स्टेट अलग होता है, हर चुनाव अलग होता है।
भाजपा के साथ जो 3 चीज़ें हैं वो जुड़ी हैं। वोटर देखता है कि भाजपा आएगी तो विकास की राजनीति करेगी, भाजपा आएगी तो राष्ट्रवाद की राजनीति करेगी, भाजपा आएगी तो हिंदुत्व की राजनीति करेगी। जो मेरे ख्याल से झारखंड में नहीं हो पाया, एक तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 5-6 सीटें तब से चेक कर रहा हूँ, डुमरी की सीट है, सिल्ली की सीट है, वहाँ पर टाइगर जयराम महतो वोट काट रहे हैं, कम से कम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार वोट ले रहे हैं। नई पार्टी और आजसू जिसके साथ टाइप हुआ था वो भाजपा को एडवांटेज नहीं दे पा रही अपनी सीटों में। और दूसरा जो जेल में डाले गए उसका जो एक फैक्टर है वो काम कर रहा है। उनकी जो पत्नी के अगर आपने भाषण सुने हो कल्पना सोरेन के, वो 4 ट्राइबल भाषाएं जानती हैं, हर जगह जाके उसी भाषा में बात करती थी, वो फैक्टर और साथ में जो उनका एक नहीं तो फिर चंपई सोरेन को लेकर आए, आदिवासी वोटों के लिए चंपई सोरेन को लेकर आए, वो सब दांव फेल हो गया। चंपई सोरेन तो उस एरिया में 1-2 सीट में प्रभाव डाल पाएंगे। चंपई सोरेन को बहुत बड़ा कार्ड भी नहीं था जिसपे भाजपा बैंग ऑन कर। लेकिन हेमंत सोरेन का जेल जाना वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा क्या? जिस तरह से इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा गया वो भी काम किया गया। शांतनु नहीं, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना और वापस आके जिस तरह से, और वो बड़ी शालीनता से जेल भी गए, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं, वो बल्कि आपको पता होगा वो उसी सीबीआई के कुनबे के साथ पहले राज्यपाल के दफ्तर गए, वहां पे उन्होंने रिजाइन करा, फिर वापस गए। केजरीवाल जी तो अटके रहे कि मैं नहीं बनूंगा, और फिर उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया। और उनकी पत्नी उस समय जो एक्टिव रही सोशल मीडिया में, और वो कई भाषाएं जानती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं कई चैनलों में, तो मेरे ख्याल से वो प्रभाव रहा, वो जनता के बीच रहा। इसको अध्ययन तो करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जेल जाने वाला प्रकरण ना होता तो भाजपा वो सेफ होम। लेकिन इस बात को जो टाइगर जयराम महतो का मैं फैक्टर कह रहा हूं, मैं हर सीट में दे रहा हूं 20-20 हज़ार 10 हज़ार वोट ले रहा है। अच्छा अनिल यादव, जल्दी से बता दीजिए, अभी गुरु प्रकाश पासवान फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर जो बातें कह रहे थे कि यानी एक तरफ लोगों का समग्र विकास और दूसरी तरफ फ्रीबीज की योजनाओं से उसकी तुलना वो नहीं होनी चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट करे जनता? और इसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों को देखने के बाद? नहीं, इसमें तो बड़ा सीधा सा फंडा है भारतीय जनता पार्टी का। यदि ये कुछ योजना लाएंगे तो वो जन कल्याण में गिन जाएगी, और यदि हम लोग कुछ लाएंगे तो उसे फ्री भी बताएंगे। देखिए बात इसकी नहीं है, मैं तो क्योंकि रामकृपाल जी को सुन रहा था, 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। देखिए मैं मानता हूं इस बात को कि अगर आपकी कमजोरी है तो वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन यही कांग्रेस, यही संगठन जब लोकसभा में बंपर जीत हासिल करता है तब तो नहीं कहा जाता। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई 10 ही महीने में वो संगठन भी खत्म हो गया? अजीत पवार जो है शरद पवार जी से ज्यादा बड़े नेता हो गए। ये अजीत पवार है जो लोकसभा में, तो इस सवाल का जवाब तो अनिल जी आपको देना है ना कि ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, हम वही तो कह रहे हैं कि भाई ये तो चिंतन करना पड़ेगा ना कि भाई कैसे हुआ, और हम उस पर चिंतन करेंगे कि सडनली जो अजीत पवार इक्का दुक्का सीट नहीं जीत पा रहे थे लोकसभा में, वो एकदम से 40 सीटें जीत रहे हैं, शरद जी से भी बड़े नेता हो गए हैं। और बीजेपी यदि इतनी मजबूत थी, इतना बड़ा इनका संगठन था, तो लोकसभा के हारने के बाद भी, लोकसभा में इतनी बुरी हार के बाद भी अजीत पवार जी को क्यों साथ में रखा? क्योंकि ये अंदर खाने कहीं ना कहीं जानते थे कि कमजोर है। आपने देखा ना, धन बल का सहारा, सत्ता बल का सहारा वो लेता है जिसे हार का डर हो। हम लोग तो जनता के मुद्दों पे लड़ रहे थे, और निश्चित तौर पर मैं तो जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, तो जनता के मुद्दों पर इसको भी कसिए जो यूपी में बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। जरा दिखाते हैं, आता हूं आपके पास अनिल, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र में पहले झारखंड देखिए, झारखंड में 81 में से 81 सीटें के रिजल्ट या ट्रेंड्स आप देखें तो बीजेपी का गठबंधन 26 पर सिमटता हुआ, और कांग्रेस या इंडिया जिसमें जेएमएम और आरजेडी भी हैं वो 54 पर सीट पाते हुए, और अदर्स 1 पर, यानी क्लियर कट मेजॉरिटी इंडिया के पास है। झारखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप ये जो है 81 में से 54 जो आ रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी के बारे में हम पूछ रहे हैं। लेकिन जरा अब इसको देखिए, मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं वहां पर किसको ज्यादा सीटें मिली हैं, तो वहां पर तो बिल्कुल लड़ाई दिख रही है। ना इंडिया पीछे दिख रहा है, ना एनडीए पीछे दिख रहा है। 11 पर एनडीए है, 10 पर इंडिया है, और 1 पर अदर्स है। तो ये खेल पलटा कहां से? अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर इतना अंतर नहीं है तो खेल पलटा कहां से? खेल पलटा है जो पहले चरण की सीटें थी वहां से। इन 43 सीटों में से 14 पर एनडीए और 29 पर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी। डबल का अंतर है, बिल्कुल डबल का अंतर है। अदर्स के पास एक भी नहीं। तो पहले चरण में ही यह बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। लेकिन फिर दूसरे चरण में देखिए, दूसरे चरण में आते आते उसी पेस पर यहां भी सीटें मिली है, 12 पर एनडीए और डबल से ज्यादा इंडिया, 1 अदर्स पे। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि पहला चरण दूसरा चरण दोनों में इंडिया गठबंधन ने अच्छी बढ़त बनाई है। ग्रामीण इलाके जो हैं वहां से क्लियर मैंडेट है इंडिया के लिए। ग्रामीण इलाकों में 18 में एनडीए या बीजेपी प्लस और 50 पर इंडिया, जिसमें जेएमएम कांग्रेस और 1 पर अदर्स। ये लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जो एससी बाहुल्य सीट है वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी
एनडीए 8, 10 पर इंडिया और अदर्स एक भी सीट पर नहीं। तो ये झारखंड का हम आपके सामने बाइफर्केशन रख रहे हैं। अब एसटी देख लीजिए, ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर। ग्रामीण इलाके आपने देखे थे, उसी में रहने वाले आदिवासी। अब देखिए एसटी सीटें 6 पर केवल बीजेपी सिमट गई, बीजेपी या उनका गठबंधन, और 38 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को विजय मिल रही है, 0 अदर्स। यह है झारखंड का सबसे बड़ा आंकड़ा। लेकिन अब आइए महाराष्ट्र, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेक अवे महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की जीत ने बीजेपी को झारखंड की हार का जो चुभने वाला जो एक कह सकते हैं एहसास, वो थोड़ा कम कर दिया है। कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र में बम्पर जीत हो रही है उनकी। लेकिन इसको अगर देखें सेगमेंट वाइज, कुणबी बाहुल्य सीटें जो हैं, उन 58 में से 45 एनडीए को, 11 महाविकास आघाड़ी को और 2 अदर्स को, यानी साफ है कुणबी वोट पूरा बड़ा चंक कुणबी वोट का एनडीए की तरफ गया है। अब मराठा बाहुल्य जो सीटें हैं उसमें से 138 एनडीए, 24 महाविकास आघाड़ी और 9 पर अदर्स, यानी यहां भी मराठा बाहुल्य सीटों पर बम्पर जीत है एनडीए को, बीजेपी के गठबंधन को, महायुति को। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी यहां पर चौंकाने वाले नतीजे हैं। एनडीए 22 सीटों पर आगे है और 12 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 5 पर अदर्स। सवाल यह है कि इतनी तो टिकट भी नहीं दी महायुति ने जितनी वो सीटें जीत रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। अब 13 पर जो ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं उसमें एनडीए 9 पर, 3 पर आघाड़ी और 1 पर अदर्स। ये महाराष्ट्र के आंकड़े कहते हैं कि हर सेगमेंट में महायुति ने जीत हासिल की है, हर सेगमेंट में। और ये महायुति की ये जीत आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी केस स्टडी होगी कि आखिर इतनी बम्पर जीत कैसे हासिल हुई। समीर। बिल्कुल, और यूपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें थीं और बीजेपी ने बाजी मारी है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम से टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। और पहले देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एकनाथ शिंदे किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। जाहिर है जश्न का बड़ा मौका है। महायुति को बम्पर बहुमत हासिल हुआ है 219 सीटों पर। इस वक्त महायुति के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं या जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं एमवीए 52 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र के नतीजों पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। नतीजे उम्मीदों से बिल्कुल अलग हैं, वो कह रही हैं पार्टियों को विचार करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सफाई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा था कि आगे देखा जाए। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें, और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे, और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे। और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है, लगता है। तो यूपी उपचुनावों में 3 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं समाजवादी पार्टी को। यानी समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनावों के नतीजे एक झटका माने जा सकते हैं और बीजेपी के लिए यहां भी खुशखबरी नजर आ रही है।